ये महेशी की सीट सहरसा जिले में ये सीट है और फिलहाल इस पर जेडीयू का कब्जा है। अब इस सीट का इतिहास क्या रहा है, महेशी क्यों खास है और क्यों यहाँ की जनता किसी को चुनती रही है। अगर जेडीयू के कैंडिडेट की यहाँ जीत हुई है तो क्या समीकरण रहे हैं, उसे हम स्कैन करने की कोशिश करेंगे। रंजन जी, महेशी की सीट को अगर देखते हैं तो इस सीट में क्या दिखता है, इसे स्कैन करने पर क्या पता चलता है, किसकी जीत होती रही है अब तक? देखिए, अगर इस सीट पर आप देखें तो कांग्रेस को शुरुआती सालों में जीत मिली है और कांग्रेस जो है यहाँ पर बेहतर करता रहा है, खास करके शुरुआती सालों में टिल 1985 तक अगर आप देखें तो। लेकिन यहाँ पर समाजवादी सोच जो है वो ज्यादा सफल रही है, क्योंकि महेशी की सीट से आज तक बीजेपी भी चुनाव नहीं जीत सकी है। अगर आप महेशी विधानसभा की बात कर रही हैं तो ये जो है सहरसा जिला में है, लेकिन जो लोकसभा है वो मधेपुरा का है। मधेपुरा लोकसभा के अंतर्गत महेशी विधानसभा जो है वो आती है और महेशी में जो समाजवादी नेता, प्रखर समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर लड़ते थे और उनका मुकाबला लैटन चौधरी से होता था। इन दोनों का एक मुकाबला जो है वो बड़ा दिलचस्प है, जो कि 1952 से शुरू हुआ। ये शुरू हुआ था आपको सुपौल विधानसभा से, लेकिन जब महेशी विधानसभा बनी 1967 में, जब यहां पहला चुनाव हुआ, तो फिर से ये मुकाबला यहां पर शुरू हो गया। तो अगर आप देखते हैं यहां पर तो जो लैटन चौधरी हैं, जो कि दिग्गज कांग्रेसी नेता थे, वो यहां से 4 बार चुनाव जीतने में जो है वो सफल रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो यहां पर अगर आप देखिए, जब महेशी की हम बात करते हैं तो बहुत ही ऐतिहासिक रूप से भी इसका जो है वो महत्व है। यहाँ पर उग्रतारा मंदिर तो है ही, उसकी ख्याति तो है ही, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में जो एक शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें मंडन मिश्र के जो विदुषी पत्नी भारती थी वो उसमें हिस्सा लेती हैं, उसकी काफी चर्चा और व्याख्या जो है अलग अलग जगह होती रही है। खैर, हम राजनीति की तरफ ही आते हैं तो यहां पर हम ये भी देखते हैं कि बाद के सालों में एक और नेता, देखिए मैं महेशी को इसलिए बेहतर मतलब कह सकता हूं कि विधानसभा है, क्योंकि शुरुआत में आपको परमेश्वर कुंवर और लैटन चौधरी जैसे नेता यहां से चुनाव जीतते रहे। 4 बार जो है महेशी से लैटन चौधरी जीते, तो 2 बार जो है परमेश्वर कुंवर भी जीते यहां पर, और ये दोनों जो है बड़े नेता थे। और आपको बताऊं कि दोनों के बीच का रिश्ता, जब हम सुपौल विधानसभा की बात कर रहे थे उस वक्त की भी थी कि दोनों एक दूसरे की गाड़ी पर भी सवार होकर प्रचार कर लेते थे एक दूसरे के प्रति, ऐसा रिश्ता था, इतनी सादगी थी दोनों में। तो इस मामले में लकी रहा। और बाद के सालों में जब 1995 में यहां से डॉक्टर अब्दुल गफूर आए, वो भी उसी तरह के नेता आप कह सकते हैं कि उनका भी कद जो है वो बहुत ऊंचा था, क्योंकि देखिए उनकी जो राजनीति थी वो 2 चीजों पर टिकी थी। एक तो है कि समाजवाद और एक जो है धर्मनिरपेक्षता। इस 2 पर जो है उनकी राजनीति की बुनियाद थी, ये 2 चीजें, और इसी पर उन्होंने राजनीति की। सादगी पसंद इंसान थे और जो कहा जाता है कि गरीब जो होते हैं उनके साथ वो खड़ा भी होते थे। और देखिए दिलचस्प एक और है इस विधानसभा सीट की बात, कि ये वो सीट भी है कि यहां से 1990 में आनंद मोहन भी चुनाव जीते हैं। और क्या वो जीत थी जिसे सब जो है वो याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप उसे देखें तो उस वक्त जो है आनंद मोहन जो हैं 97,000 वोट लाने में सफल हुए थे उस वक्त 1990 में। मत प्रतिशत में इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो वो 70.5% हो जाता है। तो 100 में से 70.5% जो है आनंद मोहन को यहां पर वोट मिले थे। और किसके खिलाफ मिले थे? लैटन चौधरी के खिलाफ जो है ये वोट उनको मिला था और वो चुनाव जीतने में सफल रहे थे। फिर 1995 में जो है जब डॉक्टर अब्दुल गफूर आते हैं तो वो जो है वो भी लैटन चौधरी को ही पराजित कर अपनी पहली जीत जो है वो हासिल करते हैं। उस समय वो
जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। खैर, हम आते हैं आखिरी 3 चुनावों की, अब हम बात कर लेते हैं 2010, 2015 और 2020 की। 2005 में जो है वहां पर डॉक्टर अब्दुल गफूर को हार का सामना करना पड़ा था। फरवरी में सुरेंद्र यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए थे और फिर 2005 में गुंजेश्वर शाह जो हैं वो चुनाव जीतने में सफल रहे थे जेडीयू के टिकट पर। 2010 जब आता है तो डॉक्टर अब्दुल गफूर एक बार फिर से जो है जीत हासिल करते हैं। इस बार उनको 39,158 वोट आता है, लगभग 33.5% वोट, और वो जो हैं जेडीयू के राजकुमार शाह को जो है पराजित करते हैं। क्लोज फाइट थी 1,717 वोटों की। और यहां पर जो निर्दलीय विधायक बने थे सुरेंद्र यादव 2005 फरवरी में, वो निर्दलीय खड़ा हो जाते हैं फिर से एक बार और 20,304 वोट लाते हैं। 17.5% के आसपास उनका जो है वो वोट होता है। फिर आता है 2015 जहां की एक गठबंधन था, महागठबंधन था जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। तो फिर से डॉक्टर अब्दुल गफूर आरजेडी के ही टिकट पर जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और इस बार उनको 56,436 वोट आते हैं। और उनके सामने जो एनडीए फोल्डर था उसने आरएलएसपी को चुनावी मैदान में उतारा था, चंदन कुमार शाह को, और वो 30,301 वोट लाने में कामयाब होते हैं। लेकिन जो जीत डॉक्टर अब्दुल गफूर की रही वो 26,135 वोटों की रही। अब 2020 आता, लेकिन 2015 में एक और डेवलपमेंट था कि उस समय जो वीडियो थे इसी विधानसभा के अंदर जो है नवहट्टा आता है, वहां के वीडियो थे गौतम कृष्णा, वो जो हैं चुनावी मैदान में उतरे थे पप्पू यादव की पार्टी से, जैप एल से, लोकतांत्रिक से, और वो भी 19,958 मतलब 20,000 वोट लाने में कामयाब होते हैं। 13.71% वोट उनको भी आता है। तो ये एक डेवलपमेंट था। फिर 2020 का चुनाव आता है, लेकिन चुनाव से पहले डॉक्टर अब्दुल गफूर का जो है वो निधन हो जाता है। और आपको बताऊं कि फिर चूंकि इतने बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है कहा कि राष्ट्रीय सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ जो है इनका फ्यूनरल होगा, उस तरह से की गई चीजें। लेकिन फिर तब तक चुनाव आता है। लेकिन इस चुनाव में जो एक दिलचस्प बात थी वो ये थी कि 2015 में गौतम कृष्णा जो कि जैप के टिकट पर लड़े थे चुनाव, उनको 2020 में आरजेडी ने लालटेन पकड़ा दी और वो लालटेन के सिंबल के साथ चुनावी मैदान में आ गए। और यहां पर जेडीयू ने क्या किया कि एक बार फिर से जो है गुंजेश्वर शाह को मैदान में उतारा। वो चुनावी मैदान में आए और चूंकि डॉक्टर अब्दुल गफूर के बेटे अब्दुल रजाक को टिकट आरजेडी से नहीं मिला था, तो वो एलजेपी का दामन थाम लेते हैं और वो एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। तो जब 2020 का हम विधानसभा चुनाव देखते हैं तो हम देखते हैं कि एलजेपी ने जहां जहां कैंडिडेट दिया जेडीयू को नुकसान हुआ, लेकिन महिषी वो वाहिद सीट है जहां एलजेपी के कैंडिडेट देने से आरजेडी को नुकसान हुआ, क्योंकि अब्दुल रज्जाक को 22,110 वोट आए, मतलब कि 12.5% के आसपास। और हार जीत का मार्जिन कितना था? 1,500 वोटों का, 1,630 वोट। तो ये बड़ा नुकसान था। अब ये एक चीज है कि अब्दुल रज्जाक को टिकट क्यों नहीं मिला था, यह भी एक बात थी। गौतम कृष्णा उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा हालांकि, और आरजेडी के लिए बेहतर प्रदर्शन भी उनका रहा। यादव जाति से हैं, चूंकि यहां पर एक माई इक्वेशन बनता है। अगर आप देखिएगा तो मुस्लिम वोटर्स की अच्छी संख्या है, तो जितने मुस्लिम वोटर्स हैं ऑलमोस्ट उतने ही यादव वोटर्स भी महिषी में हैं। तो एक माई इक्वेशन यहां पर बहुत जबरदस्त बनता है और यही वजह है कि आरजेडी यहां से 3 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। तो गौतम कृष्णा
जो कि यादव कम्युनिटी से हैं, वो भी 64,686 वोट लेकर आते हैं, 36.9%। और गुंजेश्वर शाह को जो है वो 66,316, मतलब कि 37.8% वोट। तो मार्जिन हार जीत का बहुत कम था और अब्दुल रज्जाक के चुनावी मैदान में उतरने से उसका जो एक सीट जो कि समीकरण के लिहाज से आरजेडी को ज्यादा सूट करता है, उस सीट पर जो है जेडीयू का जो तीर है वो चल गया, उसका काम हो गया, जीत के निशाने पर जाकर तीर लगा और दूसरी बार जो है जेडीयू ने ये सीट जीती। उससे पहले 2005 के अक्टूबर में जेडीयू को ये सीट जो है वो मिली थी। यहां पर अब तक 14 चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस 4 बार, आरजेडी 3 बार, जेडीयू 2 बार, जनता दल 2 बार, जनता पार्टी 1 बार, एसएसपी 1 बार और निर्दलीय 1 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। लहटन चौधरी और डॉक्टर अब्दुल गफूर ने इस विधानसभा का 4 बार जो है वो प्रतिनिधित्व किया है। अब हम आ जाते हैं कि जातीय समीकरण क्या हैं, और जैसा मैंने कहा कि ये माई इक्वेशन को पूरी तरह से सूट करने वाला विधानसभा है। लेकिन यहां पर बावजूद इसके पिछली बार गुंजेश्वर शाह जीते। क्यों जीते ये भी आपने अभी सुना। अब हम आते हैं कि क्या है यहां पर जातीय समीकरण। तो जो एससी हैं वो 17.07% है। तो जो अब्दुल रज्जाक को एलजेपी पर वोट मिले थे 2020 में, उसमें जो है दलित वोटर्स का भी एक योगदान था, चूंकि यहां पासवान वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है और चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ने का जो है उनको फायदा भी हुआ। इसके अलावा जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 20.3% हैं और जब यादव वोटर्स की आप बात करती हैं तो वो भी 19 से 20%। यानी अकेले ये किसी को जिताने के लिए काफी है दोनों समीकरण। जी हाँ, तो जो M+Y का जो इक्वेशन है आरजेडी का, यहां A to Z की जरूरत नहीं है। अगर M+Y सही काम कर जाए तो मुकाबला जो है, आप ऐसे भी मुकाबले में आ जाते हैं और फिर अदर वोट्स के सहारे आप चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन यहां पर यह हुआ, वैश्य वोटर्स जो हैं यहां अच्छी संख्या में हैं, 10-11% हैं और यही वजह है कि मैं देख रहा था कि जो जेडीयू चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारते हैं तो वो वैश्य वर्ग से ही उतार रहे हैं। तो यहां पर जो है वो 10-11% है, ब्राह्मण भी 9-10% है यहां पर। इसके अलावा राजपूत 4-5% हैं, भूमिहार 3-3.5% के आसपास हैं, कोयरी, कुर्मी, धानुक 7 से 7.5% होंगे। तो ये यहां का जातीय समीकरण है। तो समीकरण के लिहाज से आरजेडी मजबूत दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू है जो कि यह देखता है कि वैश्य वोटर्स, ब्राह्मण वोटर्स, राजपूत वोटर्स, भूमिहार वोटर्स, कोयरी, कुर्मी, धानुक और जो यहां ईबीसी की संख्या अच्छी है, तो उसको जोड़कर वो अपना एक समीकरण बनाना चाहता है। और इस बार चूंकि चिराग पासवान साथ में होंगे तो वो जो आपको दलित वोटर्स हैं वो भी जो है एनडीए की तरफ आ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस सीट पर गुंजेश्वर शाह जेडीयू जो है वही खड़े होते हैं, या चूंकि एलजेपी के टिकट पर अब्दुल रज्जाक पिछली बार खड़े हुए थे तो चिराग पासवान जो है उनके लिए सीट मांगते हैं। लेकिन चूंकि जेडीयू की ये सिटिंग सीट है तो लगता है कि गुंजेश्वर शाह ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में अब्दुल रज्जाक जो है क्या करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यह भी इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आरजेडी का नेतृत्व क्या करता है, क्या वो फिर से गौतम कृष्णा के साथ जाते हैं या फिर वो अब्दुल रज्जाक की तरफ देखते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और फिर इन सब के बीच देखना होगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज यहां पर क्या करती है, वो किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। क्योंकि तो यानी इस बार के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर जनसुराज पार्टी अगर जातीय समीकरण को टारगेट करते हुए कैंडिडेट देती है तो उधर से एआईएमआईएम है तो कोई बड़ा खेला हो सकता है फिर। या देखिए ये होगा एआईएमआईएम, चूंकि ये एक ऐसी सीट है कि 20.3% मुस्लिम वोटर्स हैं तो कहीं वैसे भी यहां से उम्मीदवार ना उतार दें।
ये भी एक चीज है। अब ऐसे में ये भी देखना है कि प्रशांत किशोर जो है जब उम्मीदवारों का चयन करते हैं तो किस समीकरण के तहत करते हैं, कहां वो बीजेपी या एनडीए फोल्डर को नुकसान पहुंचाते हैं और कहां वो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो महिषी का चुनाव है वो अभी खुला हुआ दिख रहा है। आप किसी को एज नहीं दे सकते क्योंकि 3 धाकड़ उम्मीदवार आपको यहां पर अभी दिख रहे हैं। और अब यह भी देखना होगा कि पार्टियां टिकट किस तरह से बांटती हैं। जब एक बार टिकट बंट जाएगा, जनसुराज किसे टिकट दे रहा है, एआईएमआईएम का क्या रवैया है, जब ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी तब आप इसका बेहतर तरीके से और बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे। तो देखिए, ये महिषी को स्कैन हमने किया है और कई बातें सामने आई हैं। अब फिलहाल इस बार के विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट कौन कौन होता है और कौन कौन पार्टियां अलग से यहां पर चुनावी दाव में उतरती हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, नतीजे निर्भर करते हैं।